मॉर्निंग। हम काव्य दोष पढ़ रहे थे और काव्य दोष के अंतर्गत हमने पिछला जो दोष पढ़ा वह अप्रतितत्व दोष पढ़ा और अप्रतितत्व दोष के पश्चात हम अगला दोष पढ़ेंगे क्लिष्टत्व दोष। ये क्लिष्ट शब्द जो है अपने आप में क्लिष्ट है। क्लिष्ट शब्द अपने आप में क्लिष्ट है, यानी इसको समझने में क्या होती है, हमें क्लिष्टता अनुभव होती है अर्थात कठिनता। तो क्लिष्ट शब्द का अगर हम अर्थ निकालें, क्लिष्ट शब्द का अगर हम अर्थ निकालें तो क्लिष्ट का मतलब क्या होता है, कठिन होता है। क्लिष्ट यानी कठिन, यानी ऐसी काव्य रचना या ऐसा दोहा या ऐसी पंक्ति जिसको समझने में हमें कठिनता हो, समझने में हमें कठिनता का अनुभव हो, वहां पर क्लिष्टत्व दोष होता है। यानी जो काव्य रचना हम पढ़ रहे हैं उस काव्य रचना का जब हम अर्थ निकालते हैं तो अर्थ निकालने में हमें इतनी कठिनता आती है कि हम इस काव्य रचना को कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर परिभाषा के तौर पर जब हम इस रचना को देखते हैं तो काव्य में जहाँ रचना के शब्द या अर्थ को समझने में दुरूहता यानी कठिनाई का अनुभव हो वहाँ क्लिष्टत्व दोष कहलाता है। यानी काव्य रचना को अर्थ करने में हमें बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, उसका अर्थ निकालना पड़ता है, अर्थ निकाल के उसका विस्तार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उस रचना का क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। तो वैसी बात यहाँ पर भी है, वैसी बात यहाँ पर भी है। हम उदाहरण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि एक नायिका और नायक के मध्य बात हो रही है, तो नायिका जो नायक को कुछ कथन कह रही है वो कथन पहले हमारी समझ में आ रहा नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी हम खात। एक नायिका नायक को कह रही है, क्या कह रही है कि वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ी यानी जोड़कर आधे करके मैं खा लूंगी। ऐसे इसका अर्थ कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम इसकी व्याख्या करें तो वेद कितने बताए गए हैं, 4, नक्षत्र कितने बताएंगे, 27, ग्रह कितने बताए गए, 9, वेद कितने 4, नक्षत्र कितने 27, ग्रह कितने 9, जोड़ी इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। कितने होते हैं, 40 होते हैं, 27 और 4 31 और 9 40। बाद में लिखा हुआ है अर्ध, अर्ध का मतलब होता है आधा, तो 40 को हम क्या करते हैं, आधे करते हैं। तो 40 को जैसे हम आधे करते हैं तो संख्या अपने पास क्या आती है, 20, और 20 को हम क्या बोलते हैं, 20 ही बोलते हैं, और इसी 20 को हम ये भी कह सकते हैं। गौर से वापस देखना, एक नायिका नायक को या कोई एक विदुषी महिला है किसी पुरुष को क्या कह रही है कि वेद नखत ग्रह जोरी, यानी उस बात को वो सीधे तरीके से नहीं कह रही है, उस बात को कहने में वो दुरूहता कठिनाई ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर रही है जिसका अर्थ समझने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। नायिका नायक क्या कर रही है कि वेद नखत ग्रह जोड़, वेद नक्षत्र ग्रह को जोड़कर आधे करके वो उसे खा लेगी। तो इस बात को वो सीधे तरीके से भी कह सकती है, अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी, कुछ आनाकानी होगी तो वह जहर खा लेगी। लेकिन उसने इस बात को इस तरीके से कहा है, यानी सामान्य तरीके से नहीं कहा है, उसको साहित्यिक तरीके से कहा है। तो हमें काव्य शास्त्र में इस पंक्ति के अर्थ को समझने में क्या हो भाई, दुरूहता अर्थात कठिनाई का अनुभव हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष हो जाएगा, क्लिष्टत्व दोष हो जाएगा। जहां पर किसी पंक्ति को पढ़ना, अगर किसी को नहीं पता है वेद कितने हैं, नक्षत्र कितने हैं, ग्रह कितने हैं, तो वो बेचारा ऐसे ही बैठा रहेगा, उसको अर्थ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके अर्थ को समझने के लिए, क्लिष्टता को समझने के लिए हमें सब कुछ आना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर वापस देख लो, वेद कितने 4, नक्षत्र कितने 27, ग्रह कितने 9, सभी को जोड़ना है, कितने होते हैं 40, फिर अर्ध करना है, आधे करना है, ठीक है। हम खात, वो मैं खा लूंगी, तो क्या खा लेगी, वो विष खा लेगी। तो महानुभाव वो विष डायरेक्ट भी कह सकती थी, सीधे तरीके से कह सकती कि मुझे विष खाना है या मैं विष खा लूंगी, लेकिन उसने इस बात को अलग तरीके से बताया है। तो ये था अपना पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, तरु रिपु रिपु धर देखी के विरहिण ते अकुलाय। अकुलाय का मतलब होता है व्याकुल होना। अकुलाय का मतलब क्या होता है, व्याकुल होना अर्थात बेचैन होना, ठीक है। विरणी, जो विरह व्यथा से पीड़ित हैं, विरह व्यथा से जो दुखी है वो क्या कहलाती है, विरणी, जो नायक की याद में, अपने प्रियतम की याद में दुखी है। तो तरु रिपु, तरु का मतलब होता है पेड़,
पेड़ों के शत्रु किसको कहा जाता है? अग्नि। किसको कहा जाता है? अग्नि। उसके बाद अग्नि रिपु, अग्नि का रिपु कौन है? जल। रिपु का मतलब क्या होता है? शत्रु। सिर्फ रिपु का अगर हम अर्थ निकालें तो क्या होता है? शत्रु होता है। वापस देखना, तरु रिपु, पेड़ पौधों के शत्रु किसको कहा जाता है? अग्नि को कहा जाता है। ठीक है, वापस अग्नि का रिपु, अग्नि का शत्रु किसको कहा जाता है? जल को कहा जाता है। फिर जल धर, अब जल को धरने वाले कौन होते हैं? जल को धरने वाले किसको कहा जाता है? बादल। जलधर किसका पर्यायवाची है? बादल। देख के विरहणीति अकुलाए, अब जो नायिका है वो बादलों को देखकर क्या हो रही है? व्याकुल हो रही है। एक नायिका बादलों को देखकर क्या हो रही है? व्याकुल हो रही है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत बादल जो हैं, श्रावण का मास जो है आपके, वह महीने जो होते हैं एक विरहणी की व्याकुलता को बढ़ाने के लिए बताए जाते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द जो है तरु रिपु रिपुधर, तो ये शब्द जो है क्लिष्टत्व दोष के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इन शब्दों के हमें पहले अर्थ पता करना पड़ेगा। आपके अर्थ पता करने के पश्चात इसका क्या आएगा? अर्थ आएगा। तरु रिपु, तरु होते हैं आपके पेड़ पौधे वनस्पति, पेड़ पौधे वनस्पति का शत्रु किसको कहा जाता है? अग्नि को कहा जाता है। अग्नि का शत्रु जल, और जल को धरने वाले कौन है? बादल। बादल को देख के विरहणीति अकुलाए, विरहणी बहुत ज्यादा जो क्या हो रही है? व्याकुल हो रही थी। इस बात को वो सीधे तरीके से भी कह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। तो विरहणी जो है, विरहणी बादलों को देखकर व्याकुल हो रही है। तो उसने इस बात को सीधे तरीके से नहीं कहा है, क्लिष्टत्व के अकॉर्डिंग कहा है, इसलिए यहाँ पर दोष कौन सा हो जाएगा? क्लिष्टत्व दोष। अगली बात करें हम तीसरे उदाहरण की। इस उदाहरण की बात करें, खगपति पति तीय पितु वधु जल समान। तो बहन अजीब सा वाक्य है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या लिखा हो क्या नहीं लिखा आपके। इसलिए यहाँ पर जहाँ पर हमें एक भी शब्द के कुछ अर्थ महसूस नहीं हो रहे हैं, अर्थ नहीं लग रहे हैं आपके, तो वहाँ पर भी कौन सा दोष होगा? क्लिष्टत्व दोष होगा। अब इस वाक्य को समझने के लिए, इस पंक्ति को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपके इन शब्दों के अर्थ लिखने आने जरूरी है। सबसे पहले खगपति यानी पक्षियों का पति, यानी पक्षियों में श्रेष्ठ किसको माना जाता है? गरुड़ को माना जाता है। किसको माना जाता है? गरुड़ को। गरुड़पति, गरुड़ के श्रेष्ठ किसको माना जाता है? विष्णु को माना जाता है। पतितीय, विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। पितु, लक्ष्मी के पिता कौन है? समुद्र। समुद्र की वधू कौन है? गंगा। जल समान तो बैन, बैन का मतलब क्या होता है? वचन, या जिसको हम कह सकते हैं वाणी। उदाहरण को वापस देखना, खगपति पति तीय पितु वधु जल समांत वैन। किसी नायिका को कहा जा रहा है या किसी महिला वर्ग को कहा जा रहा है कि उसके जो वचन है, उसके जो वचन है वो किसके समान है? गंगा के समान है। तो इस बात को वह सीधे तरीके से भी कह सकता था या कह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। खगपति अर्थात गरुड़, गरुड़ के पति अर्थात विष्णु, विष्णु की तीय यानी पत्नी अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी के पिता अर्थात समुद्र और समुद्र की वधू अर्थात गंगा, गंगा जल के समान उसके क्या है? बहन अर्थात वचन है। यानी किसी भी बात को उसने सीधे तरीके से कहा भी नहीं, क्लिष्ट तरीके से उस बात को आपके व्यक्त किया, तो वहां पर दोष जो होगा कौन सा होगा? क्लिष्टत्व दोष होगा। तो यहाँ पर गंगा नदी के समान वचन बताए गए हैं। किसके समान? गंगा नदी के जल के समान
वाणी बताई है। इस उदाहरण में यह बताया गया, यानी सामान्य सी बात को आपकी क्लिष्ट दोष के अंतर्गत विभिन्न तरीके से ऐसे बताया जाता है, वहाँ पर कौन सा दोष होगा? क्लिष्ट दोष होगा। तो अप्रतीत दोष और क्लिष्ट दोष में अंतर यही है, अप्रतीत दोष में लोक शास्त्र के शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ कुछ विशेष होता है, लेकिन क्लिष्ट दोष में काव्य रचना में शब्दों के अर्थ को समझने के लिए, शब्द को समझने के लिए और अर्थ को समझने के लिए, चाहे शब्द हो चाहे अर्थ हो, दोनों को समझने के लिए हमें दूरता अर्थात कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष होगा? क्लिष्ट दोष होगा।